हेलो फ्रेंड्स, पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर। अभी हम प्री डीएलएड का सामान्य मानसिक योग्यता और शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न हल कर चुके हैं। हुआ यह है कि पीडीएफ हमको देरी से प्राप्त हुआ, साथ ही दिक्कतें का सामना यह करना पड़ा कि जो हमको फ़ोटो खींच के भेजे थे उनमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए पुनः इसको हम छात्रों से ही मंगे हैं, इसलिए वीडियो आने में थोड़ी सी देरी हुई है। तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा, साथ ही जो हल करना चाहते होंगे हल ज़रूर कीजिएगा। रीजनिंग के प्रश्न बहुत सरल भी नहीं थे, न बहुत कठिन भी नहीं था, मध्यम स्तर के प्रश्न पूछे गए हैं। बाकी प्रश्न 2 घंटे के हिसाब से अच्छा आया है। तो आइए मिलान कीजिएगा पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्न अक्षर श्रेणी को कौन पूर्ण करेगा? निम्न अक्षर श्रेणी को कौन पूर्ण करेगा? सबसे पहले इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग ABCD पूरा Z तक लिख लिया कीजिए, साथ ही उसके नीचे 1 2 3 लिख कर पूरा 1 से 26 अक्षर तक कंप्लीट लिख लिया कीजिए रफ कार्य के समय। उसके आधार पर प्रश्न हल किया कीजिए, चाहे वनडे एग्ज़ाम जिसकी भी तैयारी कर रहे हों, व्यापम, PSC, रेलवे, SSC, ठीक है। तो देखिए हल करते हैं। आइए, CXO क्वेश्चन मार्क IRD क्वेश्चन मार्क। जब आप A से लेकर पूरा Z तक लिख लेंगे तब आप देखेंगे कि C का स्थान तीसरा है। इसी तरह आपका X का स्थान पीछे से तीसरा है, ठीक है। X का स्थान पीछे से तीसरा है और C का स्थान सामने से तीसरा है। उसी तरह आप देखेंगे आगे से स्थान O का, आगे से स्थान O का क्या है, तो 15 स्थान पर आपका O नंबर आता है, ठीक है। किधर से? सामने से आपका 15 नंबर पर है O। इसी तरह आपको पीछे से 15 नंबर पर लेना है, तो कौन सा अल्फ़ाबेट है जो पीछे से आएगा? तो पीछे से जब आप हल करेंगे तो देखेंगे उसका आंसर हो जाएगा L। पहले वाले में, पहले वाले क्वेश्चन में L होगा। उसी तरह जब आप I का देखेंगे, I का 9, इसी तरह पीछे से आप हल करेंगे तो I के बाद R है तो यह पीछे से 9 है। D का स्थान सामने से चौथा है, इसी तरह आप पीछे से जब हल करेंगे तो पीछे से चौथा होगा आपका W। तो पहले का आंसर हो जाएगा C, L और W, ठीक है। ये आपका पहले का आंसर हुआ। दूसरा का प्रश्न देखिए इसी तरह से है, निम्न अक्षर श्रेणी को कौन पूर्ण करेगा? जो लेटर सीरीज है, पहले वाले में क्या था, आगे से आप जितना ले रहे थे पीछे से भी उतना ही अल्फ़ाबेट में आपको जोड़ी बनाना था। इसमें भी उसी तरह से है, क्रम से समान आगे पीछे इसमें भी जाना है, जैसे ABYZ, ठीक है। जोड़ी बना के AB सामने का, पीछे का YZ। इसी तरह G और H है, पीछे से जब आप हल करेंगे तो S और T आएगा, सामने तरफ से जब आप जोड़ी बनाकर जाएंगे तो M और N आएगा। इसी तरह जब आप पीछे से नंबर काउंट करते हुए क्रम में आएंगे तो उसका भी M और N ही प्राप्त होगा। पीछे से भी M और N ही प्राप्त होगा। 12 अक्षर के बाद MN और पीछे से भी 12 अक्षर के बाद अल्फ़ाबेट बोलना चाहिए। अल्फ़ाबेट के बाद आपका MN प्राप्त होगा सामने तरफ से, और पीछे तरफ से भी 12 के बाद MN प्राप्त होगा। तो इसका जोड़ी क्या हो जाएगा? ऑप्शन B, M और N, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्न अक्षर श्रेणी को कौन पूर्ण करेगा? निम्न अक्षर श्रेणी को कौन पूर्ण करेगा?
इसमें भी उसी तरह से आप सभी को सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है टी, तो टी के पहले आपका एस है तो एस और टी, बी के बाद है ए और बी, एल के बाद है एम और डी के बाद है ई। ठीक है, तो इस आधार पर बी के बाद क्या हो जाएगा सी, जेड के बाद क्या हो जाएगा के। तो पहले देख लीजिए के और सी दिए हुए 4 विकल्प में कौन सा है, तो ऑप्शन सी के पीछे में के और सी है, तो तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये हो गया तीसरा प्रश्न का आंसर 3। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है लुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए। तो इसको हल कैसे करना था देख लीजिए। आपको पहले जब बताया ABCD ए से लेकर जेड तक, आप जब भी इस तरह के प्रश्न हल करते हैं रब कार्य वाले पार्ट में लिख लिया कीजिए, उसके नीचे दर्शाइए ए का 1, बी का 2, इस तरह से 1 से लेकर 26 तक। इसमें आप देखेंगे तो सी का मान है 3, जी का मान है 7, डी का मान है 4 और वाई का मान है 25। ठीक है, तो जब आप 7 और 4 का गुणा करेंगे तो 7 और 4 का गुणा करेंगे तो 28, और इस 28 में पहले वाले को घटाएंगे, मतलब 3 को घटाएंगे तो 25 प्राप्त होगा, और आप अल्फ़ाबेट में देखेंगे 25वां स्थान वाई का होता है। इसी तरह जब आप अंतिम वाले में देखेंगे क्यू का स्थान होता है 17, एल का स्थान होता है 12, सी का स्थान होता है 3 और एस का स्थान होता है 19। तो जब आप 12 और 3 का गुणा करेंगे तो 36, और इस 36 में आप पहले वाले को घटा देंगे अर्थात 17 को, तो 19 प्राप्त होगा, और 19वां स्थान है आपका एस का। इसी तरह आपको करना क्या है, बीच वाले दोनों का गुणा करना है और पहले से घटा देना है। तो एफ का मान कितना होता है, तो एफ का मान होता है 6, जी का मान कितना होता है, तो 7, ये हुआ 6 सत्ते 42। 42 में जब आप जेड का मान घटाएंगे अर्थात 26वां स्थान को घटाएंगे तब आपको 16 प्राप्त होगा, और अल्फ़ाबेट में 16 आप देखिएगा कहाँ प्राप्त होता है, तो ऑप्शन ए पी प्राप्त होगा, अर्थात चौथा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पी। ठीक है, वीडियो भले ही हमारा लंबा रहता है लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया जाता है। याद रखिएगा, आपके बीएड और डीएलएड के छोड़ हमारे व्यापम और पीएससी के भी छात्र होते हैं, तो सभी को ध्यान में रखते हुए वीडियो को समझाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आंसर ही बताना रहता तो 4 से 5 मिनट में पूरे आंसर बताया जा सकता है। ठीक है, पाँचों में देखिए लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। इसको हम बनाने का प्रयास किए लेकिन हमें यह प्रश्न ही क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आप लोग अगर इसका आंसर जानना चाहते होंगे तो क्लियर इसका फ़ोटो खींचकर भेजिएगा। हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दिया इसलिए हम सॉल्व नहीं कर पाए हैं। ठीक है, आपको भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। इस प्रश्न को आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर या तो फ़ोटो खींचकर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, उसका आंसर आप सभी को बता दिया जाएगा। छठवां प्रश्न में क्या है, उत्तर आकृति में उस आकृति को चुनिए। आपको आकृति चुनना था 4 विकल्प में से जो कौन सा सीक्वेंस में है, तो इसका आंसर आपका डी होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है छठवें का। इसको आप लोग मिलान कर लीजिएगा। और पुनः बोल रहा हूँ, प्रश्न 5 को आप कोई भी छात्र हमें व्हाट्सएप करके प्रश्न प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको आंसर बता दिया जाएगा। 7वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन शेष 3 से भिन्न है? CPU, जावा, रैम, मॉनिटर। तो याद रखिएगा मॉनिटर आउटपुट यूनिट है, बाकी इनपुट यूनिट है, तो ऑप्शन डी शेष 3 से भिन्न है, इसको आप याद रखिएगा। इसी प्रकार 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन शेष 3 से भिन्न है? मर्द औरत, आकाश पाताल, समस्या समाधान। इस एक तरह से देखेंगे तो विलोम है, तो इसमें भिन्न जो है गूगल और डूडल है। ठीक है, 8वां का ए आंसर हो जाएगा।
9वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? पहला है वनभैंसा, बी है गैंडा, सी है हरिण और डी है ग्रिजली भालू। वो हरिण नहीं है, हिरण है। ठीक है, प्रिंट मिस्टेक हो सकता है व्यापम के द्वारा। तो निम्न में से कौन 3 शेष भिन्न है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका स्पष्ट हमें आंसर नहीं मिल पाया, लेकिन उचित आंसर डी हो सकता है। ठीक है, ग्रिजली भालू इसका उचित आंसर हो सकता है। ठीक है, इसी तरह घन के प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, एक घन के सभी फलक को नीले रंग से रंगा जाता है। इसके बाद उस घन को समान आकार के छोटे 125 घनों में काटा जाता है। तो कितने छोटे घन के केवल एक ही फलक रंगे हुए होंगे? तो इसको जब आप घन बनाकर हल करेंगे और 25 भागों में विभाजित करेंगे, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने छोटे घन के केवल एक फलक में ही रंगे होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 54। ठीक है, इसको आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। एज इट इज़ प्रश्न गूगल में प्राप्त आपको हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिए, एक के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा? जब इस तरह से घन के प्रश्न खास करके विपरीत वाले प्रश्न पूछे जाएं, तो आप कोई सभी दो घन को कंपेयर कीजिएगा और जहां समान वाले अंक होंगे, समान वाले नंबर जहां से होंगे वहां से उसको घुमा दीजिएगा। देखिए किस तरह से आपको बोला जा रहा है। ये 4 पहले वाले घन में भी हैं, दूसरे वाले भी घन में हैं। तो पहले वाले घन को इस तरह से पहले का लिस्ट बना लीजिए, 4, 1 और 2। इसी तरह दूसरे वाले में 4 से उठाकर इस तरह से इसका भी एरो बना लीजिए। तो उसको जस्ट उसी के नीचे लिखिए 4, 2, 6। ठीक है, तो 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 6 होगा। 1 के विपरीत क्या होगा? 2 होगा। और 4 के विपरीत यहाँ पर भी 4 ही है, 4 के विपरीत 4 ही है। तो इसमें आप क्या करेंगे? 4 के विपरीत क्या होगा? 3 होना था। 4 के विपरीत 3 होना था। तो 3 आपके तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है, उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन 3 के अलावा आपके एक अंक और बच जाते हैं, 5। देखिए, 1 दिया है, 2 दिया गया है, 1 दिया गया है, 2 दिया गया है। 1 मिनट, कलर चेंज कर देते हैं। 1 आपको दिया गया है घन में, 2 दिया गया है, 4 दिया गया है। इस घन में 6 भी दिया गया है, लेकिन कहीं भी 3 और 5 का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः जब आप इसको हल करेंगे तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही आंसर होगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों ज्ञात नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसका आंसर 3 हो सकता है या तो 5 हो सकता है। ठीक है, तो 11वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञात नहीं किया जा सकता। 12वां प्रश्न देखिए, चित्र एक समय दिए गए कागज़ के शीट को मोड़ने पर बनने वाले बॉक्स को विकल्प में से चुनिए। आपको 4 जो विकल्प दिए गए थे उसमें आपको जोड़ी के रूप में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 वाला आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप ज़रूर हल कीजिएगा। ठीक है, और आप मिलान कर लीजिएगा सी आप विकल्प ऑप्शन में चयन किए हैं कि नहीं किए हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, ये आपको बताना था। वर्ग का डिज़ाइन देख लीजिए किस तरह से पूछे गए हैं, उसके आधार पर आप अपना उत्तर का चयन कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इसका आंसर 13 होगा। हो सकता है आप लोग 15 काउंट किए होंगे, लेकिन इसमें जो कुल वर्ग की बात की गई है मैनी स्क्वायर्स की, तो इसमें 13 होगा, 13 होगा। कैसे होगा? देखिए, यहाँ स्पष्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप लोगों को बना के बता रहा हूँ। ये आपका पहला घन हुआ, इसके नीचे आपका जस्ट दूसरा घन बनाया हुआ है, ये 2 घन हुआ। इसी के नीचे आपका तीसरा घन बना हुआ है, ये हुआ आपका 3 घन। देख लीजिए, इसी तरह से आपके डिज़ाइन वर्ग के रूप में किया गया है।
आइए अब हम वर्ग इसका काउंट करते हैं। तो सबसे पहला ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और ये 4 हुआ। ठीक है, साथ ही हम इस पूरे को लेंगे तो यह एक 5वां वर्ग हो गया। आगे आप देखेंगे ये 6वां वर्ग, 7वां वर्ग और 8वां वर्ग हो गया। उसके बाद इस बीच वाले कुल को एक वर्ग के रूप में मानेंगे तो ये 8वां वर्ग, 9वां वर्ग हो गया। ठीक है, उसके बाद ये 10 हुआ, ये 11 हुआ और ये 12 हुआ। अंतिम का ये कॉर्नर वाला एक वर्ग, अर्थात कुल 13 वर्ग हैं जो आपको वर्ग पूछे गए हैं। इस तरह से इस डायग्राम में कुल 13 वर्ग हैं। ठीक है, अर्थात ऑप्शन बी सही आंसर है। 14 और 15, प्रश्न क्रमांक 14 और 15, इसमें आप लोगों को हम आंसर ढूंढने का बहुत प्रयास किए हैं, बनाने का भी प्रयास किए हैं, लेकिन 14 और 15 इन दोनों का आंसर हमको नहीं मिल पाया, हमसे सॉल्व नहीं हो पाया है। तो इसका आंसर आप आयोग के द्वारा जब व्यापम मॉडल आंसर जारी करेंगे तब आप मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, 16वां प्रश्न देखिए, आकृति वाले प्रश्न पूछे गए हैं। उस आकृति को चुनिए जो शेष से भिन्न है। तो इसमें आपका जो डी वाला ऑप्शन है वह शेष से भिन्न है। ठीक है, तो ये आपका 16 का डी हो गया। 17 में देखिए, 17वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, किसी काल्पनिक भाषा में अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 9 तक को क्रमशः ABCD से लेकर Z के स्थान पर स्थापित किया जाए। अर्थात जहां आप A से लेकर Z तक की प्रक्रिया अपनाते हैं तो एक मानकर हल करते हैं। यहाँ कंडीशन बताया जा रहा है कि आपको A को 0 मानकर चलना है। इसी सीक्वेंस के अनुसार जब आप आगे बढ़ेंगे तो Z का स्थान 25वां प्राप्त होगा। तो आपको एक इक्वेशन दिया गया है, एक समीकरण दिया गया है। समीकरण क्या है? DC गुणित F, उसके बाद दिया गया है माइनस, कोष्टक के अंतर है B और F माइनस D और कोष्टक बंद, और इसमें मल्टीप्लाई किया गया है D का। ठीक है, तो आप यहाँ मान रखिएगा। जैसे मान कैसे रखेंगे? D का मान होगा 3, C का मान होगा 2, F का मान क्या हो जाएगा? जब आप 0 से लेकर 1 की ओर आगे बढ़ेंगे तो F का मान होगा 5, माइनस B का मान हो जाएगा 1, इसी प्रकार F का मान हो जाएगा 15, D का मान कितना हो जाएगा? तो D का मान हो जाएगा 3, और अंतिम में D का गुणा है तो 3 का गुणा कर सकते हैं। तो जब 32 और 5 का गुणा करेंगे तो 160 आपको प्राप्त होगा। जब 15 में 3 घटाएंगे तो 12, और बाहर में 3 का गुणा है, जब टोटल गुणा करेंगे तो 12 तिया 36 प्राप्त होगा। और इसी 160 में 36 को जब आप घटाएंगे, 160 में जब आप 36 को घटाएंगे तो यहाँ आपको 124 प्राप्त होगा। और इसी 124 को जो सामने कंडीशन बताया गया है कि 0 को A मानना है, 1 को B मानना है, तो 1 को क्या मानना है? B मानना है, 2 को मानना है आपको C, और 4 किसको मानना है? E। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। ठीक है, देखिए केवल आंसर जान लेने से कुछ नहीं होता, कैसे आया है यह भी जानना जरूरी है। भले ही हमारा वीडियो लंबा रहता है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बता दिया जाता है। ठीक है, 18वां प्रश्न देखिए, यदि 1 मिलीमीटर मोटाई के पेपर को ऐसा मोड़ा जाए कि प्रत्येक मोड़ में उसका क्षेत्रफल आधा हो जाता है। इस प्रश्न में आपका जो आंसर होगा लगभग 2 मीटर होगा। ठीक है, इसको हल करके देखिएगा। 18वां के बाद 19वां प्रश्न देखिए। प्रश्न आपको भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा, हमको भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक अंदाज़ा के अनुसार आपको बताया रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। जब इसका फ़ोटो मुझे प्राप्त हुआ था तो इतना तो पता था कि पहला वाला कोरोना लिखा हुआ है, पहला वाला कोरोना लिखा हुआ है। ठीक है, 1 मिनट, पहला वाला कोरोना लिखा हुआ है। इसका जो कूट में दिया गया है, तो कूट कैसे दिया गया है? पहले का चौथा के रूप में, पहले का चौथा के रूप में, दूसरे का पांचवा के रूप में, और
तीसरा का छठवें के रूप में, अर्थात तीसरा छठवें के रूप में, दूसरा पाँचवें के रूप में, पहला चौथे के रूप में। तो यह हो गया पहला। ठीक, तो COR जस्ट इसके नीचे में था। COR कोरोना का जो सामने का 3 अल्फ़ाबेट है, अंतिम 3 प्राप्त हुआ है, दिया गया है COR, जबकि अंतिम इस तरफ के 3 को यहाँ स्थानांतरित किया गया है और ON के रूप में प्राप्त देखने को आपको मिलेगा। जब आपके पास प्रश्न पत्र है वहाँ देखिएगा। उसी तरह जो दूसरा दिया होगा, क्या दिया होगा स्पष्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अंतिम 3 को आप यहाँ ले आइएगा और यहाँ के 3 को इस तरफ स्थानांतरित कर दीजिएगा। जो कूट प्राप्त होगा वही आपके आंसर होंगे। ठीक है, इसमें भी आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा, हमें भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 32। ठीक है, इसी तरह 21वां प्रश्न देखिए। 21वां में आपको त्रिभुज गिनकर बताना है। इसमें भी आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा। इस त्रिभुज का मान हो जाएगा 24। ऑप्शन बी सही आंसर है। इसी तरह 22वां प्रश्न में देखिए। 22वां प्रश्न में भी कुछ आपके तार्किक प्रश्न पूछे गए हैं। पृथ्वी, पर्वत और दिखाई नहीं दे रहा है, इसका भी आंसर बी होगा। एक्चुअली क्या है, दूसरे ने हमें व्हाट्सअप किए हैं, इसके कारण शायद उनके क्वालिटी में कुछ कमी होगी, कैमरा क्वालिटी में, इस कारण हमें प्रश्न पत्र स्पष्ट प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आंसर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फोटो के अनुसार हम बता देते हैं। 20 का आंसर है बी, 21 का भी आंसर है बी और 22 का आंसर है बी। ठीक है, सॉरी, 20 का आंसर है 32 होगा, अर्थात सी, 21 का बी और 22 का भी बी। ठीक है, इसी तरह 23 और 24 का प्रश्न देखिए। 23 और 24 के प्रश्न को भी बनाने का प्रयास किया गया है, लेकिन इसका भी आंसर हम नहीं ढूंढ पाए हैं, नहीं हमसे बना भी नहीं है। इस तरह से आपके कुल 5 प्रश्न रीजनिंग के व्यापक पे डिपेंड करता है उसका आंसर क्या लेता है। इस 5 प्रश्न के आंसर हमको भी पता नहीं चल पाया, बनाने का प्रयास जरूर किए हैं। अगला प्रश्न देखिए, 25वां प्रश्न। कौन सा अक्षर स्नातकोत्तर स्कूल शिक्षक के रूप में काम करने वाले परंतु शहरी क्षेत्र में रहने वाले को प्रदर्शित करता है? ठीक है, पहले देखिए कि त्रिभुज किसको दर्शा रहा है, तो स्कूल शिक्षक को। वहीं आपको जो वर्ग है वह स्नातकोत्तर को, और गोला ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले को दर्शाया जा रहा है। ठीक है, इसके आधार पर आपसे पूछा यह जा रहा है कि कौन सा अक्षर स्नातकोत्तर स्कूल शिक्षक के रूप में काम करने वाले परंतु शहरी क्षेत्र में रहने वाले को प्रदर्शित कर रहा है। इसको आप हल करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब आंसर होगा बी। विकल्प की बात करें तो ऑप्शन ए। ठीक है, मान बी होगा, विकल्प ए होगा। ठीक है, ये 25वां का आंसर हुआ। इसी तरह से प्रश्न पूछा गया है 26वां का, जहां त्रिभुज, वर्ग, स्क्वायर, आयत के बारे में बताया गया है कि एक गायक हैं, स्नातक हैं, शिक्षक हैं, शहरी लोग हैं। साथ ही यह कंडीशन दिया गया है कि कौन सा कथन सत्य है। 4 आपको विकल्प में से बताना है। तो इसमें जो सत्य है वह है कुछ गायक स्नातक के साथ साथ शिक्षक भी हैं। ठीक है, तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 27वां प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा चित्र लड़का, छात्र व लड़की के मध्य सही संबंध को प्रदर्शित करता है? कौन सा डायग्राम है जो आपको लड़का, छात्र और लड़की के रूप में प्रदर्शित करता है? तो इस तरह के प्रश्न आपको पूछे ही जाते हैं, तो इसकी तैयारी आप अच्छे से कीजिएगा। 1 आरेख के बारे में देखिए क्या है। बीच वाले छात्र हैं, इसमें कुछ लड़के हैं और कुछ लड़की हैं। तो बीच वाले कौन हुए? बीच वाले पूरे छात्र हैं। ये बीच वाले पूरे छात्र हैं। इसमें से जो कुछ इसमें लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। तो पहला वाला डायग्राम इसका सही होगा। 27 का ए आंसर सही होगा। ठीक है,
28वां प्रश्न देखिए, निम्न आंकिक श्रेणी से विलुप्त अंक ज्ञात कीजिए। वही बारे में आपको जो बताया गया है कि 4 के बाद एक 5वां प्रश्न आएगा, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा यदि आपको पता हो। एक तरह से इसका आंसर 68 हो सकता है। कैसे होगा? जब 12 में आप 12 जोड़ेंगे तो 24 और 24 में 12 जोड़ेंगे तो 36। 2 बार 12 पहले प्रारंभ में जोड़ा गया है। इसी तरह देखिए 36 से 52 पहुंचने के लिए 16 का जोड़ किया गया है। यदि 52 में पुनः आप 16 का ऐड करते हैं तो अगला जो अंक प्राप्त होगा 68 प्राप्त होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो सकता है। इसके अलावा भी आपको कुछ दूसरा कुछ मिल रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। 29वां प्रश्न देखिए, निम्न आंकिक श्रेणी से विलुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो पहले में देखिए 18 है, तो 18 का क्या हो जाएगा? 4 का वर्ग प्लस 2। दूसरे में क्या दिया गया है? 60, तो 60 कैसे होगा? 8 का वर्ग माइनस 4। तीसरे में क्या है? 150, तो तीसरे में देखिए 4 8 और 8 के बाद 12, 4 का अंतर है, तो 12 का जब आप वर्ग करेंगे प्लस के बाद माइनस है, अगले में पुनः जब आप प्लस करेंगे 2 4 6, तो यह आपको 150 प्राप्त होगा। इसी सीक्वेंस में जब आप आगे बढ़ेंगे और 16 का जब आप वर्ग करेंगे, उस 16 के वर्ग में आप 8 को घटा देंगे तो 248 प्राप्त होगा। उसी तरह 16 के बाद अगला जो 20 बचेगा, 20 का वर्ग करके इसमें 10 जोड़ेंगे तो 410 प्राप्त होगा। तो 20 के बाद अगला क्या हो जाएगा? आपका 24 हो जाएगा, वर्ग में होगा। 8 के बाद 10 है, 10 के बाद 12 होगा, तो माइनस के बाद प्लस, तो प्लस के बाद पुनः माइनस, तो यह माइनस हो जाएगा। तो 24 का वर्ग माइनस 12, इसको आप हल करेंगे जब, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन सी प्राप्त होगा 564। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 30वां प्रश्न देखिए, निम्न आंकिक श्रेणी से विलुप्त अंक ज्ञात कीजिए। पहले क्या दिया हुआ है? 2, दूसरे में दिया गया है 6, तीसरे में है 20, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है 100 दिया गया है, 156 दिया गया है और अंतिम में 212 दिया गया है। देखिए क्या है, सबसे पहले 1 का वर्ग प्लस 1 है, दूसरे में 2 का वर्ग प्लस 2 है, 4 का वर्ग प्लस 4 है, तो अगला आपका 6 का वर्ग प्लस 6 होगा, तो 6 छक्का 36 और 6 42, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसी के बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो 10 का वर्ग 10 जोड़ेंगे, 12 का वर्ग में 12 जोड़ेंगे, यह सीक्वेंस आपका आगे बढ़ते जाएगा। तो 30 का ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से तार्किक योग्यता के 30 प्रश्नों में से 25 का आंसर आपको बताया गया है। 5 का आंसर आप व्यापम के आंसर की से मिलान कीजिएगा, ठीक है। चलिए शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न को जल्दी हल कर लेते हैं। इसके भी 30 प्रश्न आप सभी को पूछा गया था। इस पे ज़्यादा चर्चा परिचर्चा नहीं करेंगे, सीधा आपको आंसर बता दिया जाएगा। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश इसका एक वीडियो रात को उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसके बाद आपके डीएलएड और बीएड और डीएड दोनों का आंसर की इस चैनल पे आपको कभी भी मिल जाएगा। शिक्षण अभिरुचि, इसमें प्रश्न पहला, अनुकूलनीय छात्रों के लिए अधिक संभावनाएं है कि ड्रॉप आउट हो जाए, कक्षा में भाग ले, जवाब न दे, चुप रहें। बताइए अनुकूलनीय छात्रों के लिए अधिक संभावनाएं क्या हैं? क्या आंसर लिए हैं जी आप सभी? ड्रॉप आउट हो जाएं, या कक्षा में भाग लें, तीसरा जवाब न दें, या डी ऑप्शन चुप रहें। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुकूलनीय छात्रों के लिए अधिक संभावना है कि वे कक्षा में भाग लें।
अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसका आंसर अच्छे से मिलान कीजिएगा, ठीक है। क्या शिक्षकों को भी कक्षा में अनुकूलनीय होना चाहिए? ए ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन है हाँ, सी ऑप्शन है कभी कभी और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षकों को भी क्लास में अनुकूलनीय होना चाहिए। ऑप्शन बी सही आंसर है, हाँ उनको भी अनुकूलनीय होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, छात्र खाली स्थान के द्वारा अनुकूलित होना सीख सकता है। किससे सीख सकता है? सीखकर, स्कूल के माध्यम से, पढ़कर, घर पर रहकर। तो अनुकूलित होना छात्र स्कूल के माध्यम से सीख सकता है, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है। यह विचार किसका था? यह विचार किसका था? ए ऑप्शन है रूसो, बी ऑप्शन है मारिया मॉन्टेसरी, सी ऑप्शन है मैकडूगल और डी ऑप्शन है टीपी नन। तो याद रखिएगा और गूगल में आंसर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन बी मारिया मॉन्टेसरी, ठीक है। इसका आंसर आप मिलान कर लीजिएगा। 55वां प्रश्न देखिए, शिक्षक छात्रों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा कर सकता है? शिक्षक छात्रों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा कर सकता है? ए ऑप्शन है उन्हें कठोर अनुशासन में रखकर, बी ऑप्शन है उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर, सी ऑप्शन है अनुशासनहीनता पर उन्हें दंड देकर और डी ऑप्शन है उन्हें अनुशासन में रहने के लाभ बताकर। तो देखिए इसका आंसर, अगर आप एक शिक्षक के तौर पर सोचेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे तो बी भी हो सकता है कि उन्हें अपने जिम्मेदारी के बारे में सौंप कर। इसके अलावा डी भी हो सकता है कि आप अनुशासन रहने के उसको लाभ बताकर स्व अनुशासन की भावना उस पर प्रेरित कर सकते हैं, ठीक है। तो 55 का आंसर बी होगा या तो डी होगा, ठीक है। ये होगा 55 के बारे में। अगला प्रश्न है 56वां प्रश्न, छात्रों के अनुकूल चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, सी ऑप्शन है सहपाठियों के व्यवहार की और डी ऑप्शन है बाहरी लोगों के व्यवहार की। बताइए छात्रों के अनुकूल चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? किसकी होती है? स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र का, सामने वाले से ही प्रेरित होते हैं, ठीक है। 57 प्रश्न देखिए, MOOC का मतलब क्या है? आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इन 4 विकल्पों में आपका क्या आंसर होगा? आप सभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको पता है तो, नहीं तो मिलान कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। 57 का सी। 58 प्रश्न देखिए, 58 प्रश्न है जनरल है। जनरल क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो जनरल क्या है? तो देखिए, एक पत्रिका जो किसी विशेष अध्ययन क्षेत्र में मौलिक अनुसंधान पर केंद्रित है, यह है आपका जनरल, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो सकता है। 59वां प्रश्न देखिए, शिक्षण व्यवसाय की सफलता निर्भर रहती है। तो किस पर निर्भर रहती है? आपको बीएड वाले प्रश्न में भी बताया गया है कि जहां पर उपयुक्त सभी वाले विकल्प दिखे वहां सोचने की ज़रूरत नहीं है। 95% आंसर होने का चांस उसका रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 60वां प्रश्न देखिए, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग COL है। क्या है COL? औपचारिक शिक्षा का भारतीय संगठन, शिक्षक संघ का एक मंच, दूरवर्ती शिक्षा का अंतर,
सरकारी संगठन, डी ऑप्शन है शैक्षिक अनुसंधान का एक जर्नल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है एनसीटीई। एनसीटीई क्या है, यह आपसे पूछा गया है। तो एनसीटीई जो है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद है, जिसका निर्माण 1995 में किया गया है। तो देखिए, जो शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न हैं बीएड में भी लगभग वैसी प्रश्न पूछे गए थे और डीएड में भी वैसी प्रश्न पूछे गए हैं। रीजनिंग के प्रश्न में भी समानता आपको देखने को मिली है। सामान्य जो ज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से दो प्रश्न दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जब भी आप इसकी आगामी तैयारी करते हैं तो थोड़ा अच्छे से तैयारी कीजिएगा। सामान्य प्रश्न आपको देखने को मिल भले रहा है, लेकिन प्रश्न का जो स्तर है वह उच्च स्तर के प्रश्न हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है स्कूली शिक्षा के गुणात्मक सुधार हेतु सरकार की सहायता करने के लिए 1961 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। कौन सा संगठन है जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद से संबंधित है? 1961 में जिसे स्थापित किया गया है, तो यह है एनसीईआरटी। ठीक है, ऑप्शन ए 62 का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक शिक्षक उत्तम परामर्शदाता है यदि वह अच्छा श्रोता है, गहन निरीक्षक है, सहानुभूति एवं संवेदनशील है, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जहां आपको उपयुक्त सभी वाला विकल्प दिखता है आप उसको आंसर लेकर आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न देखिए 64वां प्रश्न, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अधीन हुई है? तो याद रखिएगा 1956। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद 65वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की गुणवत्ता सुधार करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? सुधार करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। ए ऑप्शन है आईसीटी संसाधनों के उपयोग का अधिगम, बी ऑप्शन है अंतर्विष्ट प्रतिविष्टि के साथ विस्तृत इंटर्नशिप सेशन, सी ऑप्शन है सामुदायिक संघ कार्यक्रम, और डी ऑप्शन है विभिन्न विषयों पर सेमिनार में भाग लेकर। तो इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न सेमिनार में विषयों में भाग लेकर। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्कूली शिक्षा की सार्वभौमिकरण के लिए राज्य स्तरीय केंद्रक अभिकरण कौन सा है, नोडल एजेंसी कौन सा है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो नोडल एजेंसी है एससीईआरटी है, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है शिक्षक द्वारा की जाने वाली प्रणाली विशेषण प्रक्रिया का एक भाग है। शिक्षक द्वारा की जाने वाली प्रणाली विश्लेषण का प्रक्रिया एक भाग है नियोजन संबंधित का, संगठन या व्यवस्था संबंधित कार्य का, सी ऑप्शन है अभिप्रेरण या नेतृत्व संबंधित कार्य का, या नियंत्रण का। इसका आंसर होगा सी अभिप्रेरण से संबंधित कार्य का। 68वां प्रश्न है सेमिनार क्या है? सेमिनार क्या है? देखिए, किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा के लिए व्यक्ति की ऑनलाइन सभा, किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा के लिए व्यक्ति की सम्मुख सभा, किसी विशेष कार्य उन्मुख कारण से व्यक्तित्व की सम्मुख सभा, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो मुद्दे होंगे उसके व्यक्ति की सम्मुख सभा जो होती है वह सेमिनार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी उसका सही आंसर हो सकता है। 69वां प्रश्न है शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जो सामाजिक अनुकूलन से जुड़ा है वह है ए ऑप्शन समाज सेवा, बी है सामाजिक समायोजन की योग्यता का विकास, सी है अच्छा नागरिक बनना, डी ऑप्शन है स्वतंत्र बनाना।
तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक समायोजन की योग्यता का विकास। ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुकूलन का अर्थ है। ए ऑप्शन है स्वयं के साथ समायोजन, बी ऑप्शन है आवास, सी ऑप्शन है संशोधन और डी ऑप्शन है पर्यावरण निर्देश में या सीखने की सामग्री में कोई समायोजन जो छात्रों के प्रदर्शन को बढ़ाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यावरण निर्देश में या सीखने की सामग्री में कोई समायोजन जो छात्रों के प्रदर्शन को बढ़ाता है। अगला है, अनुकूलन की योग्यता आधारित होता है कक्षा के छात्र संख्या पर, व्यक्तिगत छात्र पर, सीखने पर, व्यक्तित्व पर। तो सबसे पहले इसी का प्रश्न जब सॉल्व किए हैं वहाँ देखे हैं कि सीखने का, लर्निंग का अनुकूलन की योग्यता आधारित होती है। 72वां प्रश्न है, संकोची विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आप एक अध्यापक के रूप में क्या करेंगे। उनको बोलने के लिए मजबूर करेंगे या यदि वे बोलने में सफल नहीं होते हैं तो डांटेंगे, सी इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करेंगे, डी ऑप्शन है ऐसे विषय में कुछ कहने का अवसर देंगे जो वे जानते हैं लेकिन दूसरे विद्यार्थी नहीं जानते। तो जो संकोच स्टूडेंट हैं उनके अंतर्गत कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए उनको ऐसे विषय पर वक्तव्य करने को अवसर देना चाहिए जिससे वे कॉन्फिडेंस महसूस करें और दूसरे छात्र उनसे कुछ सीखें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। अगला प्रश्न है, सभी छात्र गृह कार्य करने में अभिरुचि लें, इसके लिए आवश्यक क्या है। गृह कार्य एक ही स्तर का हो, छात्रों की योग्यता के अनुसार हो, सी केवल पुस्तक के अंदर से हो, डी पुस्तक के बाहर से हो। तो जब आप गृह कार्य देंगे, जब आप बीएड करने के बाद शिक्षक बनेंगे तो ऐसे कार्य को होमवर्क के रूप में दीजिएगा जो छात्रों के योग्यता के अनुसार हो, जिसको वे बनाकर आ सके, अर्थात ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक अच्छा शिक्षक के अंतर्गत छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण कराने पर बल देता है, सिर्फ मेधावी छात्रों पर ध्यान देता है, छात्र के सर्वांगीण विकास पर जोर देता है, डी ऑप्शन है छात्रों से दूरी बनाए रखता है। तो छात्रों के सर्वांगीण विकास पर जोर देता है एक अच्छा शिक्षक, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा बालक की सृजनात्मकता को किया जाना चाहिए हतोत्साहित, तटस्थतापूर्वक लें, ध्यान नहीं देना या प्रोत्साहित। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षक द्वारा बालक की सृजनात्मकता को तटस्थतापूर्वक लेना चाहिए। ठीक है। 76वां प्रश्न देखिए, कक्षा में छात्रों की लगातार लापरवाही को शिक्षक द्वारा खाली स्थान किया जाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, सहकर्मियों से चर्चा करना चाहिए या अभिभावकों से चर्चा करना चाहिए। तो देखिए, कक्षा में छात्रों की लगातार लापरवाही को शिक्षक द्वारा सबसे पहले अपने सहकर्मियों अर्थात स्टाफ मेंबर्स को बताना चाहिए कि जो छात्र हैं वह कैसे हैं, उसके बाद ही उनके पेरेंट्स के पास आप चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। अंतिम 4 प्रश्न और हैं, उसके बाद यह आपके 2 विषय कंप्लीट हो जाएंगे। विषय आत्मबोधन परीक्षण क्या है, तो यह निष्पादन परीक्षण है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कक्षा में कुछ बालक निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं तो शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। उनको शांत रहने को कहना चाहिए, दूसरा प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे तथा उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे, सी ऑप्शन है छात्रों के प्रति उदासीन रहेंगे, डी ऑप्शन है छात्रों को झिड़क देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
कि जो छात्र प्रश्न पूछ रहे हैं उसको आप सुनेंगे, उसके बाद उसका आंसर देंगे, भले ही छात्र कितने बार भी पूछें। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक छात्र अगर गृह कार्य करने के नहीं लाता है, एक छात्र अगर गृह कार्य करके नहीं लाता है तो शिक्षक उसे क्या करेंगे? दंडित करेंगे, उसे दोबारा उसी कार्य को देंगे। सी ऑप्शन है, जानकारी प्राप्त करेंगे उसने गृह कार्य किस कारण से नहीं किया गया तथा गृह कार्य करने में मदद करेंगे। सी ऑप्शन है, उसे परीक्षण से अनुत्तीर्ण कर देंगे, जो परीक्षा है उससे अनुत्तीर्ण कर देंगे। क्या करेंगे आप बताइए जी। एक छात्र अगर गृह कार्य करके नहीं लाता है तो शिक्षक उसे क्या करेंगे? आप एक शिक्षक के तौर पर क्या करेंगे? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अंतिम प्रश्न है, कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षण शिक्षक अनुसार हो, बाल केंद्रित हो, पाठ्य पुस्तक को जल्दी से संपूर्ण करने के लिए हो। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षण बाल केंद्रित हो। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है 80 का। इस तरह से शिक्षण अभिरुचि और तार्किक प्रश्न अर्थात रीजनिंग के प्रश्न 30-30 अर्थात 60 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आप आंसर मिलान कर लीजिएगा। सुबह इसके सामान्य अध्ययन के पार्ट वाला वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया था। सिर्फ आपके हिंदी और इंग्लिश ये 2 विषय बच जाते हैं, इसका भी वीडियो रात तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और इसके अलावा भी आपके कुछ प्रश्न होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ दूसरे दिन। अभी के लिए धन्यवाद।